नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट की एग्जाम नजदीक आ चुकी है और हम यहां पर जोरों शोरों से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार की वीडियोस आपको मिल रहे हैं। अब यहां पर मैं वैज्ञानिकों से संबंधित वीडियो आपको देने वाला हूं। वैसे हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में। अब यहाँ पर वन बाय वन करके अभी जो वीडियो मिलेगा आपको वो थॉर्नडाइक के बारे में मिलेगा, और इसके बाद जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो जिन प्याजी से संबंधित प्रश्न आपको और थ्योरी दोनों ही इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो में आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी भी मिलेगी। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा, उसके बाद आपको प्रश्नों को करवाया जाएगा, यानी कि एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको वन बाय वन करके दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो भी लगा हुआ है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। आप परीक्षा से पहले यदि ये वीडियो देखते हैं तो यदि 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न थॉर्नडाइक से पूछे जाते हैं तो 2 या 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो आपकी थ्योरी है और प्रश्न है, लगभग मैं यहाँ पर 35 से 40 मिनट में इस वीडियो को निपटाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लूंगा। पूरे लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। और इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले बात करें कि कहां के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, यानी कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म जो हुआ था वो 31 अगस्त 1884 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी थॉर्नडाइक की। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया गया। इनके कितने नियम बताए, कौन कौन से बताए गए हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। पहले इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। सिद्धांत पूछे तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर इंपोर्टेंट पूछा गया है। किस पर प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, शॉर्ट में दूंगा, कम समय में दूंगा, है ना। तो आपको आराम से इत्मीनान से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि भैया जब जो भूखी बिल्ली है उसे जिस बॉक्स में या फिर जिस पिंजरे में रखा गया उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या दिया गया था, तो उसे पजल बॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। उसे क्या कहा जाता है, पजल बॉक्स कहा जाता है। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे यानी कि बॉक्स में बंद कर दिया गया, इसे पजल बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके पढ़ लेते हैं। चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक भूखी बिल्ली है जिसको यहाँ पर पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लीवर। और यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। भोजन के रूप में एक मछली रखी हुई है, या मृत मछली कह सकते हैं, या फिर मछली का टुकड़ा भी आप कह सकते हैं, है ना। भूखी बिल्ली को जैसे ही यहाँ पर रखा तो यहाँ पर इधर उधर पैर मारती रही, पंजे मारती रही, यानी कि इस बॉक्स से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। क्यों ढूंढती रही, क्योंकि वो भूखी है, उसे भोजन चाहिए और भोजन के रूप में यहाँ पर मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। तो वो इधर उधर जैसे ही उसने हाथ पैर मारने चालू किए, एक बार गलती से उसका हाथ कहां पर लगा, पैर कहां पर लग गया, यहाँ पर जो लीवर लगा हुआ है इस पर लग गया। और जैसे ही लीवर पर हाथ लगा, क्या हुआ, आपका दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने भोजन को प्राप्त किया और अपनी भूख को शांत की। इस दौरान उसको काफी समय लगा, क्या लगा, काफी समय लगा, या फिर उसने अनेक त्रुटियां की। त्रुटियां किस प्रकार की, इधर उधर हाथ पैर मारा ना, सीधा यहाँ पर लीवर पर हाथ नहीं मारा, पैर नहीं मारा। कभी इधर पैर मारती, कभी अंदर, कभी बाहर, कहीं पर भी वो पैर मारती, क्योंकि उसको इसकी जानकारी, इसका पता नहीं था। तो उसने अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए, उसमें एक प्रयास ऐसा रहा जिसमें लीवर पर हाथ लगा, पैर लगा, वो दरवाजा खुल गया, है ना, जिससे वो बाहर आई और उसने अपना भोजन प्राप्त किया, शांत किया, भूख को शांत किया, है ना। ये जो क्रिया है यह थॉर्नडाइक ने काफी बार की, यानी कि बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया। कब तक दोहराया, जब तक कि सीधा वो लीवर पर हाथ ना लगाती और दरवाजा खुल जाता है कम समय में। जैसे ही उसको अंदर डाला, लीवर पर हाथ मारा और बाहर आ गई, है ना। जब तक इस प्रक्रिया को दोहराया। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं। भाई, पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में, यहाँ पर एक बात आपको बताना भूल गया कि बिल्ली के लिए जो भोजन है वो क्या है, आपका उद्दीपक है।
क्या है, उद्दीपक है। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है और यहाँ पर जो उद्दीपक के कारण बिल्ली क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही, अनुक्रिया कर रही है, किसके लिए, भोजन के लिए। और भोजन क्या है, उद्दीपक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अनुक्रिया कहा है और यहाँ पर भोजन को उद्दीपक कहा है, क्योंकि बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया यहाँ पर कर रही थी। तो याद रखिएगा, अनुक्रिया बिल्ली है और उद्दीपक मछली कह सकते हैं, मृत मछली कह सकते हैं, है ना। चलिए, थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया था, यहां पर फिर से पढ़ लेते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा क्या है, खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन यानी कि मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए, काफी प्रयास किए, इधर उधर हाथ मारा, पैर मारा उसने। एक समय ऐसा आया कि जो लीवर था वो दब गया, लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को क्या किया, शांत किया। यही जो प्रक्रिया है, थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया इस प्रयोग को, या फिर जो प्रतिक्रिया जो की गई है बिल्ली के द्वारा, इसको बार बार दोहराया गया। तो आप देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा, यानी कि पहले ज्यादा समय लगा था, अब कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रयास की, किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। यानी कि डायरेक्टली वो पिंजरे का जो दरवाजा था, यानी कि जो लीवर था, उसको दबाती और वो बाहर आ जाती बिना किसी भूल के, है ना। बिल्ली के लिए भोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बिल्ली के लिए भोजन क्या है, एक उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली क्या कर रही थी, अपनी प्रतिक्रिया कर रही थी, अनुक्रिया कर रही। तो याद रखिएगा, बिल्ली क्या है, यहाँ पर अनुक्रिया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, अनुक्रिया बिल्ली है और उद्दीपक आपकी मृत मछली है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, अनुक्रिया भूखी बिल्ली, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन एक बार और सुन लीजिएगा, यहाँ पर कुछ और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। याद रखिएगा, भूखी बिल्ली द्वारा मृत मछली को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि वो यदि सीख ले प्राप्त करना तो उसे क्या कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछेंगे, वे अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है ना। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भैया थॉर्नडाइक है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखिएगा, ये व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे, व्यवहारवाद से। और भी वैज्ञानिक आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि भाई व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। तो थॉर्नडाइक के साथ साथ आपके वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, हल और मैकडूगल, ये सभी के सभी व्यवहारवाद के वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो जेबी वाटसन, यानी कि वाटसन को कहा जाता है। इंपोर्टेंट आईएमपी है, याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट था तो मैंने रख लिया, है ना। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है, और व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक जो होंगे वो आपके सामने हैं, मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई थॉर्नडाइक को किस किस नाम से जाना जाता है या फिर इनके द्वारा किसका इनको जनक माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर देखिए, थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह या फिर जनक कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट आईएमपी है, सभी के सभी आईएमपी हैं, पूछे गए हैं और काफी बार पूछे गए हैं। यदि पूछे कि भाई पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह या फिर जनक किसे कहा जाता है, तो वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। ये सभी आईएमपी है ना, याद कर लीजिएगा इनको चारों को, है ना। प्रथम अधिगम मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो ये भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, इंपोर्टेंट आईएमपी, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, अब किताब के बारे में जान लेते भाई, इनकी किताब कौन सी, तो 3 किताब इनकी इंपोर्टेंट और भी इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन इन तीनों को याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा शिक्षा मनोविज्ञान पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में से एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी दे दें या फिर शिक्षा मनोविज्ञान दे दें। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये भी थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इन 3 पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, आगे हम बात करें इसके सिद्धांत के बारे में, सॉरी, इनके सिद्धांत के बारे में।
कौन सा सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, जो कि आगे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत दिया इनके द्वारा, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है आपके सामने है। इसे उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया उद्दीपन प्रतिक्रिया के बारे में। यहाँ पर उद्दीपन या फिर उद्दीपक कौन होगा, ये मृत मछली होगी, और प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पर बिल्ली कर रही है, इसलिए इसे उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, बिल्ली प्रयास भी कर रही है ना, भूल भी कर रही है, तो सारी चीजें उसमें आती है, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसे कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी इसे कहा जाता है। अभ्यास का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। ये 11 नामों से और भी जाना जाता है, लेकिन ये 11 इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इन 11 सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई सा भी सिद्धांत यहां पर देकर आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा आपसे पूछ ले भाई आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको पता होगा कि भाई आवृत्ति के सिद्धांत को ही प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, तो आप फटाक से यहां पर आंसर लगा देंगे थॉर्नडाइक। यदि आपको पता नहीं है तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए इनकी अब बात करते हैं नियम के बारे में। हमने जाना भैया इनके द्वारा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, इनके द्वारा उस सिद्धांत के अंतर्गत नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए, 2 नियम। सीधा सीधा प्रश्न आता है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं, तो 2 नियम बताए हैं। कौन कौन से, मुख्य नियम। अब मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। मुख्य नियम को प्राथमिक नियम कहते हैं। कितने बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कौन से 3 नियम, और उन 3 नियम को एक एक करके हम जानेंगे भी, है ना। दूसरा होता है गौण नियम। गौण नियम को पूरक नियम भी कहते हैं और द्वितीयक नियम भी कहते हैं। इनके उपनाम बहुत जरूरी भैया, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। गौण नियम को पूरक नियम भी कहते हैं और द्वितीयक नियम भी कहते हैं। ये इसके कितने नियम बताए, तो इसके 5 नियम। मुख्य नियम के 3 नियम और गौण नियम के 5 नियम बताए हैं, याद रखिएगा। आगे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मुख्य नियम के बारे में हम जाने, तो वह 3 प्रकार के इनके द्वारा नियम बताए गए हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, जिसे संतोष का नियम भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि मैं इनको नहीं भी समझाऊं आपको, तो भी आप इनको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। लेकिन एक एक करके मैं आपको आराम से इत्मीनान से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि भैया उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम किस नियम के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ये अभ्यास के नियम के उपनियम हैं। अभ्यास का नियम के अंतर्गत कितने उपनियम बताए हैं अभ्यास के नियम में, तो 2 उपनियम बताए। कौन कौन से, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। आईएमपी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा किसके उपनियम है, तो अभ्यास के उपनियम है। मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। गौण नियम, जिसको पूरक नियम भी कहते हैं, द्वितीयक नियम भी कहते हैं। इसके 5 नियम बताए हैं। कौन कौन से, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम भी कहते हैं, और 5वां यानी कि अंतिम नियम इनके द्वारा बताया गया साहचर्य रूपांतरण का नियम। कौन सा, साहचर्य रूपांतरण का नियम। आपको यह पता होना चाहिए गौण नियम में जो 5 नियम इनके द्वारा बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, और आपका मुख्य नियम में जो 3 नियम बताए वो कौन कौन से हैं। मिक्स नहीं करना है, अलग अलग आपको पता होना चाहिए, है ना। क्यों, आगे हम बताएंगे, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुख्य नियम के बारे में। मुख्य नियम में इनके द्वारा 3 नियम बताए हैं। पहला है तत्परता का नियम। क्या होता है भैया तत्परता का नियम, जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो वहां उसे जल्दी सीख लेता है और उसे आनंद भी मिलता है। वहीं जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे सीखने में दिक्कत होती है और वहां झुंझला जाता है या फिर क्रोधित हो जाता है। यदि किसी बच्चे को सीखना नहीं है तो कोई से भी टीचर को उसको कोई से भी स्कूल में भेज दीजिए, कोई सा भी टीचर हो, उसे वो किसी प्रकार से नहीं सिखा सकता। यदि बच्चा या फिर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है या फिर आनंद से वो सीखता है, उसे किसी चीज को सीखने में आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो उस चीज को वो जल्दी भी सीख लेगा, तत्परता से सीखेगा। यदि नहीं सीखना चाहता है तो वो किसी भी प्रकार से आप उसको सिखा दो, समझा दो, वो नहीं समझेगा, उसे दिक्कत होगी, वो झुझलेगा या फिर उसे क्रोधित भी हो सकता है।
है ना। तो ये तत्परता का नियम हो गया आपका। जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो वहां उसे जल्दी सीख लेता है, उसमें ललक आ जाती है, उसे आनंद आने लगता है, तो उस चीज को जल्दी सीख लेता है। इस नियम को क्या कहते हैं? तत्परता का नियम कहते हैं, है ना। चलिए, अभ्यास का नियम, नाम में ही जो नियम है, इसके नाम में ही आपको पता लग गया होगा। अभ्यास यानी कि आप लगातार किसी चीज को करेंगे, किसी काम को करेंगे, तो उसे वहां काम क्या हो जाएगा? आपका जल्दी हो जाएगा या फिर जल्दी उसे सीख जाएंगे, है ना। किसी काम को यदि आप लगातार करेंगे तो उसे जल्दी भी सीख जाएंगे, उसको करने में आपको मजा भी आएगा और उसे आप जल्दी भी कर देंगे और उसे कभी आप भूलेंगे भी नहीं, है ना। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लंबे समय तक नहीं करता है तो वह धीरे धीरे उसे भूल भी जाता है और इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभ्यास के दो उपनियम है। कितने उपनियम बताए थे मैंने? दो, उपयोग और अनुपयोग। ये सीधे सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है ना। किसको? अभ्यास के नियम। मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया अभ्यास का नियम क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार करता है तो उसे वहां काम जल्दी सीख जाता है, जल्दी कर लेता है, उसका मन उसमें लगा रहता है ना। लेकिन कोई काम ऐसा है कि उसको वो लंबे समय तक नहीं करता है तो धीरे धीरे उसे वो भूल जाता है ना। और इसे याद रखिएगा, इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं, या फिर इसके दो उपनियम हैं आपके अभ्यास के नियम के। चलिए, तीसरा नियम आपका प्रभाव का नियम, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। अगर किसी उत्तेजना या व्यवहार या प्रतिक्रिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, कोई भी काम करे वो, है ना, यदि उस पे वो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो उस व्यवहार को दोहराने की संभावना ज्यादा होती है। यदि कोई हम काम कर रहे हैं, वो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि उदाहरण पर कोई बच्चा है ना, उसे पेंटिंग बनाना पसंद है। जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर पेंटिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो पेंटिंग बनाते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है पेंटिंग बनाना, तो वो बार बार उस क्रिया को दोहराते रहते हैं, उनको मजा आता है, उनको आनंद आता है ना। तो उस व्यवहार को दोहराने की संभावना ज्यादा होती। वहीं अगर किसी उत्तेजना व्यवहार प्रतिक्रिया पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो व्यवहार को कम बार करने की संभावना जाती है। यानी कि जो काम आपको करना पसंद नहीं है, यदि उस काम में आपका मन नहीं लगता है तो वो काम आप नहीं करेंगे, उसमें संभावना बहुत कम होगी, यानी कि कह सकते हैं कि उसे कम बार करने की संभावना होगी उस काम को, है ना। यदि हम बात करें, यदि इससे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और यहाँ पर मैंने लिखा है, एक और तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है कि इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या फिर संतोष उसे मिलता है किसी कार्य को करने में, तो उसे वहां सीखने का प्रयत्न करता है। एवं जिस कार्य को करने में व्यक्ति को बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उसे वहां करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख या फिर पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि भैया पुरस्कार तथा दंड का नियम कौन सा बताया गया थॉर्नडाइक द्वारा? वो प्रभाव का नियम है, संतोष का नियम है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, अब बात करते हैं गौण नियम के बारे में। क्या होता है भैया गौण नियम में? मैंने आपको 5 नियम बताए थे, जिसमें से पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। क्या है भैया बहु अनुक्रिया का नियम? इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। जब कोई समस्या बच्चे के सामने या फिर किसी व्यक्ति के सामने आ जाती है तो उसके विभिन्न प्रतिक्रियाओं का हल ढूंढने का यदि प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। वहां प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक कि जो समस्या है उसका सही हल वो ना ढूंढ ले, वो ना या फिर ना खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती, इससे उसे संतोष मिलता है। इस नियम को क्या कहते हैं? बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। पहला वाला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम हम बात करते हैं कि भैया इस नियम के अंतर्गत दूसरा नियम है मानसिक स्थिति या फिर इसे मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है, कोई सा काम है ना, या फिर बच्चा है जो कोई काम कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति यदि कोई काम कर रहा है, तो यदि वो मानसिक रूप से तैयार है तो वह शीघ्र उस काम को सीख लेगा, है ना, क्योंकि उसमें ललक है, उसमें लालसा है उस काम को सीखने की, तो वहां उस काम को क्या करेगा? शीघ्र ही सीख लेगा। इससे विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता है तो उस कार्य को नहीं सीख सकता। यदि वो नहीं चाहता है उस कार्य को सीखना तो वो उस काम को नहीं सीखेगा। यदि हम सीधा सीधा कहें, सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जो मैंने यहां पर भाषण दिया, जो बताया, यानी कि सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया, यदि वो चाहेगा तो सीखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं सीखेगा। सीधा सीधा यहां पर फंडा है।
तो ये याद रखिएगा, पूछा भी गया है, आगे हम बात इस पे करेंगे। आपको ये याद रखना है कि भैया सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये कौन से नियम के अंतर्गत है? तो मानसिक स्थिति या फिर मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ये मैं आपको पूछूंगा आगे जाकर, है ना। चलिए, दूसरा आपको क्लियर हो गया, तीसरा हम देख लेते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। ये नियम क्या कहता है भैया? तीसरा नियम है ये गुण नियम का, है ना। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वहां अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रिया की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। यानी कि कोई समस्या उसके सामने है, उसको वो सुलझा रहा है, बच्चा या फिर आदमी, व्यक्ति जो भी है ना, वो अनेक क्रियाएं करता है, उसमें वो प्रयत्न भी करता है, भूल भी करता है। तो उसके आधार पर या कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की जो सहायता से समस्या का वो हल ढूंढता है, उसे आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। तीसरा नियम ये कहता है ना। चलिए, चौथा नियम है समानता का नियम। क्या कहता है भैया समानता का नियम आपका? इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थिति में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करता है। यानी कि कहने का मतलब है, यदि उसे पूर्व अनुभव है और उस तरह का कोई काम आ जाता है तो वो उस अनुभव से उस काम को सीख लेता है, या फिर उस काम को सीखने में जो उसका पूर्व अनुभव है वो काम आता है, मदद करता है सीखने में। तो ये समानता का नियम हो गया आपका फोर्थ वाला नियम, है ना। अंतिम नियम है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। अच्छे से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या फिर सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है, या अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। जैसे कि कुत्ते के मुंह में भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती है। यदि कुत्ता के मुंह में भोजन सामग्री को देखकर लार टपक रही है, तो उसके बाद यदि आपने भोजन का बर्तन भी रख दिया तो उससे भी क्या होगा, जो कुत्ता है उसके मुंह से लार टपकेगी, है ना। इस नियम के अंतर्गत क्या होगा भैया, व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का, ये उदाहरण मैंने आपको बताया है कुत्ते से संबंधित, है ना। तो आप इस उदाहरण से समझ ही गए होंगे, समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी आप। तो पांचवा आपका नियम आपको मैंने बता दिया है ना। अब क्या है भैया, आप आगे देख लेते हैं क्या है आगे। कुछ आलोचनाएं भी हैं इनकी थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जो आलोचना है वो कौन सी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई आलोचना क्या है? इस सिद्धांत में कहा गया है कि सीखने की गति धीमी धीमी होती है। जो बच्चा सीखता है वो कैसा सीखता है? धीमे धीमे, धीरे धीरे सीखता है। परंतु जो सफलता प्राप्त होती है वो कैसी होती है? अचानक से प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था, बिल्ली बार बार वहां पर हाथ पैर मारती, लेकिन अचानक से पैर कहां पर लग जाता है? उसका लीवर पर लग जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो जो सफलता प्राप्त होती है उसमें क्या होती है? अचानक से प्राप्त होती है। तो ये आलोचना है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में काफी समय लगता है। इसमें शक्ति और समय दोनों काफी नष्ट होते हैं, है ना। किसमें? प्रयत्न और भूल में, क्योंकि उसको प्रयत्न भी करना होता है, वो भूल के बार बार प्रयत्न भी करता है, तो इसमें काफी समय नष्ट हो जाता है। तो इसमें शक्ति भी लगती है और समय दोनों का यहाँ पर बर्बादी का बात की जा रही है। इस सिद्धांत में रटने पर अधिक बल दिया है, क्योंकि बिल्ली बार बार उस प्रतिक्रिया को दोहराती है, उस क्रिया को दोहराती, तो रटन विद्या के अंतर्गत आएगी। इस सिद्धांत में रटने पर अधिक बल दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दंड व पुरस्कार दोनों पर दिया है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दंड पर भी बल दिया है और पुरस्कार पर भी बल दिया है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, अब हम यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने सारी चीजें बता दी, ए टू जेड जानकारी मैं आपको दे चुका हूं किसकी? थॉर्नडाइक की। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प, पहले आपको आंसर देना है कमेंट से के माध्यम से। पहले नंबर आप लिखेंगे कमेंट में कि सर एक का आंसर ए आएगा, या एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस प्रकार से आपको रखना। शुरू में प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया गया था। तत्परता का नियम सीधा सीधा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर तो मैं थॉर्नडाइक के प्रश्न आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर तो किसी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीधे आप आंसर बता देंगे। लेकिन जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे या फिर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो एक ऐसा नहीं है कि एक वैज्ञानिक है उसके प्रश्न दे दिया फिर दूसरे वैज्ञानिक के, वहां पर सारे मिक्स होंगे, वहां पर आपको समझ नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ के आधार पर यहाँ पर प्रश्नों को समझना है, याद करना है। तत्परता का नियम यहाँ पर थॉर्नडाइक, वाटसन, पावला या फिर वर्दीमन, क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक होगा, इनके द्वारा
अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया गया। मुख्य नियम के अंतर्गत आता है ये। और कितने नियम बताए मुख्य नियम के अंतर्गत? 3 नियम। और गुण नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैंने आपको बताया था 2 नियम बताए हैं, एक बताया है मुख्य नियम और एक बताया गौण नियम। दोनों के मैंने यहां पर अलग नाम बताए थे, यानी कि मुख्य नियम को और किस नाम से जाना जाता है और गौण नियम को किस नाम से जाना जाता है। दोनों के बारे में आपको बताया था, आपको पता होगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैंने बताया था मुख्य नियम को प्राथमिक नियम के नाम से जाना जाता है और गौण नियम को पूरक नियम के नाम से और द्वितीयक नियम के नाम से। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पूरक अधिगम नियम दे दिया है, गौण नियम नहीं दिया है। क्या दिया है? पूरक। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया गौण नियम को ही पूरक अधिगम नियम कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आप आसानी से आंसर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही आपके मुख्य नियम के अंतर्गत आएंगे। गुण नियम यानी कि पूरक अधिगम नियम के अंतर्गत आपका बहु अनुक्रिया का नियम आएगा। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचर्य रूपांतरण का नियम, ये जो 5 नियम है ये पूरक अधिगम नियम यानी गुण नियम के अंतर्गत आएंगे, जो कि 5 नियम है और ये 3 नियम है ना। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम बात कर लेते हैं। प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है सीखने का। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर सीधा सीधा सीखने का जो यह नियम है ये किसके द्वारा दिया गया पूछा गया है। ये नहीं पूछा है कि सीखने का यह नियम कौन सा है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना, मैं आपको बता चुका हूं। कोई सा भी यदि काम कोई व्यक्ति या फिर बच्चा करता है, उसे अच्छा लगता है, संतोष मिलता है उस काम को करने में, तो उस काम को दोहराता है, उस काम को वो फिर से करता है। तो वो कौन से नियम के अंतर्गत आएगा, ये इस प्रश्न के द्वारा मैं पूछ रहा हूं, है ना। पूछा क्या गया सिद्धांत का, यहाँ किसके द्वारा नियम बताया गया है, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम पूछा है। मैं यहाँ पर नियम के बारे में पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये किस नियम के अंतर्गत आएगा, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यहाँ पर इस नियम के बारे में हम बात कर ले भाई, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन, सभी को पता है भैया ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है। ये कौन सा नियम है ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है ना। चलिए, चौथा प्रश्न। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है वही चौथा प्रश्न है। थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आंसर आपके सामने है थॉर्नडाइक, है ना, दूसरा वाला। यहां पर आप सारे आंसर ठीक कर देंगे मुझे पता है, क्योंकि हम बात ही थॉर्नडाइक के बारे में कर रहे हैं, तो आंसर थॉर्नडाइक होना निश्चित है। यदि इनको मिक्स कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। तो यहाँ पर होश में होकर आंसर देना है ना। यहाँ पर खुशी में आंसर आपको नहीं देना कि मुझे तो इसका आंसर आता थॉर्नडाइक होगा, है ना। आराम से इत्मीनान से प्रश्न पढ़िएगा फिर आंसर देना है। 5, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूती से स्थापित होता है। उत्तेजना कह लीजिए या फिर उद्दीपन कह लीजिए, उद्दीपक कह लीजिए। उद्दीपक मैंने आपको बताया था भोजन, है ना, और प्रतिक्रिया कौन करता? बिल्ली। तो यहां पर देखिए भोजन और बिल्ली के लगातार कनेक्शन की बात की जा रही है। इनके माध्यम से के व्यवहार में यदि अधिक मजबूती से स्थापित होता है, तो ये जो नियम है ये कौन सा नियम है कि भैया उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से जो व्यवहार है वो अधिक मजबूती से स्थापित होता है। वो अभ्यास का नियम कहता है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम। तो वो नियम जो है वो अभ्यास का नियम कहता है। कौन सा? अभ्यास का नियम, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, हिट और ट्रायल मेथड के आधार पर मछली पकड़ने की कोशिश करने वाली बिल्ली का प्रयोग स्थान द्वारा किया गया था। कौन से? स्किनर द्वारा। देखिए सीधा सीधा पूछा गया भैया, यदि आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर समझ सकते हैं। मछली पकड़ने की कोशिश करने वाली बिल्ली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, लेविन। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, थॉर्नडाइक द्वारा, है ना। चलिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम क्या है, मतलब थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं, ये आपको बताना। क्या तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, या फिर दिए गए सभी विकल्प। मुख्य नियम मैंने आपको कितने बताए थे? 3 बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी कि दिए गए सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट होंगे।
कभी कभी यहाँ पर थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम पूछ लिया जाता है और तत्परता का नियम विकल्प दे देते हैं, बाकी गौण नियम दे देते हैं आपके 3 विकल्प, तो आपको यहाँ पर चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको मुख्य नियम अलग पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, और गौण नियम अलग पता होने चाहिए 5 नियम कौन से है ना। चलिए, महेश अपने दोस्त के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है, ये दोनों नो शीखे मतलब नए नए है ना। जो खेल है आपका शतरंज, इसका कोई इनको नॉलेज नहीं है, इनको जानकारी नहीं है ना। ये शतरंज खिलाड़ी हैं। महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है। वो जो वे खेलते हैं, जो खेल रहे हैं उसमें सभी राउंड कौन जीत रहा, महेश। तो उसे मजा आता है खेलने में की ललक उसे यहाँ पर लगती है, इससे वहां शतरंज को और भी जोरों शोरों से सीखता है, यानी कि वो सीखना चाहता है क्योंकि वो सभी राउंड यहाँ पर जीत रहा, उसे मजा आ रहा खेलने में। तो थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित किस नियम के अंतर्गत होगा? क्या वो आत्मसातीकरण नियम होगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम होगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम होगा, या फिर प्रभाव का नियम होगा? तो वो कौन सा नियम होगा थॉर्नडाइक द्वारा आपका मुख्य नियम के अंतर्गत आएगा, और मुख्य नियम आपका होगा प्रभाव का नियम। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, तो प्रभाव का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित प्रभाव के नियम के अनुसार जब निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है तो परिणाम के कम होने की संभावना अधिक होती है? ये सकारात्मक होगा, सुखद होगा, नकारात्मक होगा, या फिर तटस्थ होगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। जब निम्नलिखित में से किसी के द्वारा प्रतिक्रिया का पालन किया जाता, प्रतिक्रिया का पालन बिल्कुल यहाँ पर कर रहा, लेकिन जो परिणाम है वो कम होने की संभावना अधिक हो रही है, यानी कि जो परिणाम है वो सही से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होगा वो सकारात्मक नहीं होगा, क्या होगा वो नकारात्मक होगा। यहाँ पर परिणाम अच्छे निकलते तो सकारात्मक हो जाता, यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे हैं तो नकारात्मक हो जाएगा, सरल सी बात है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? भैया किसके माध्यम से होता है अधिगम? सरल सा प्रश्न है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से, कारक विश्लेषण से, प्राथमिक मानसिक क्षमता से, या फिर फ्रेम्स ऑफ माइंड से? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है भैया। थॉर्नडाइक का मानना है कि जो अधिगम है वो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से होता है, और यही इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है। चलिए, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम के तहत उपयोग का नियम कहता है कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनी बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है तो उस संयोगी की शक्ति बढ़ जाती है, घट जाएगी, स्थिर हो जाएगी, या फिर पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। यहां पर देखिए अभ्यास के नियम के अंतर्गत मैंने 2 उप नियम आपको बताए थे, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। तो यहाँ पर उपयोग के नियम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम के तहत जो उपयोग का नियम है, ये कहता है कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनी बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती। कैसी? संतोषजनक, है ना। कोई कार्य यदि व्यक्ति बच्चा कर रहा है या फिर कोई प्राणी कर रहा है तो उसे उसमें मजा आ रहा है, संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है, तो उस संयोग की शक्ति कैसी होगी? सरल सा प्रश्न है भैया, घटेगी तो है नहीं, स्थिर तो होगी नहीं, क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। सरल सा प्रश्न पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी नहीं होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नियम अभिप्रेरणा से सर्वाधिक संबंधित है? अभिप्रेरणा के से संबंधित नियम के बारे में आपको बताना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक नियम के अंतर्गत मैंने दंड और पुरस्कार की बात कही थी, आपको पता होगा, तो यहाँ पर आंसर आप सही कर सकते हैं। किसके बारे में बताया था मैंने? प्रभाव के नियम के बारे में, है ना। और यही आपका जो नियम है ये अभिप्रेरणा से सर्वाधिक संबंधित है, प्रभाव का नियम। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, और यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि मैंने जब समझाया था, जब आपको बताया था मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत, मैं वहां पर आपको बताया था कि भैया इस बात पर आपको जोर देना है और उसी बात के अंतर्गत आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मनोवृत्ति के नियम का एक भाग है? कौन सा है? सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती। 4 विकल्प पढ़ू, जब तक आंसर कमेंट्स के माध्यम से सभी को दे देना है। अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदल रहता है, या फिर जब हमें सीखने की परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्परता से जुटते हैं। क्या होगा? क्या बताया था मैंने मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत कि सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति चाहेगा तो सीखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं सीखेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर मनोवृत्ति के नियम से संबंधित होगा, यानी कि एक भाग होगा। अब भैया यहाँ पर साहचर्य परिवर्तन के बारे में बता दीजिए भैया।
कि साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? जब कोई, मैं आपको 4 विकल्प पढ़ के बता देता हूं, उसी समय में आंसर आपको देना है। जब कोई सहवन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए सहवन करना संतोष प्रत्यय, पहला वाला विकल्प गलत होगा। सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाता है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। ये साहचर्य परिवर्तन के नियम के अंतर्गत नहीं होगा। अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। मैं आपको साहचर्य परिवर्तन के नियम के अंतर्गत ही बता चुका हूं कि अधिगम की परिस्थितियों को समान हो, यदि अधिगम की जो परिस्थितियां हैं वो समान है तो एक अधिगम क्रिया के साथ अब दूसरी अधिगम क्रिया को सीखा जा सकता है, उसकी अधिगम जो है उसको भी वो सीखा जा सकता है यदि अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम हो तो, है ना। तो जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये साहचर्य परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। फोर्थ वाला विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जहां पर अस्थायी परिवर्तन पूछे, असभ्यता आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह रीट में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? रीट में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। कौन है भैया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनको पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। इनको प्रथम अधिगम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। साथ में इन्हें शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। 4 पॉइंट में आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। चलिए, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या बताया था भैया? उपयोग और अनुपयोग के जो नियम है ये किस नियम के अंतर्गत आएंगे? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रबलन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको काफी बार बता चुका हूं, है ना। क्या आएगा सही आंसर? अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम होते हैं। एक तो आपका होगा उपयोग का नियम और दूसरा होगा अनुपयोग का नियम, है ना। चलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया भैया? थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि का सिद्धांत भी दिया गया है। कौन सा है? समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, या फिर बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक से संबंधित बुद्धि का सिद्धांत पूछे तो सही आंसर क्या होगा आपका? बहुकारक सिद्धांत। याद रखिएगा, चारों सिद्धांत के बारे में आपको बता देते हैं। आंसर आपका डी होगा, है ना। समूह कारक सिद्धांत विकल्प में है आपके, तो ये थ्रस्टन द्वारा दिया गया बुद्धि से संबंधित ये सिद्धांत है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। एक तत्व, देखिए द्विकारक पूछे, यहां पर मैं आपको बता दूं, द्विकारक पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछे, दोनों ही किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने द्वारा, और बहुकारक सिद्धांत जो कि प्रश्न में पूछा गया है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है ना। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये होंगे आपके थॉर्नडाइक। काफी बार इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न थे। यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक कथन आपको बताना है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, कि भाई प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन कौन सा है? अभ्यास द्वारा गणित किस प्रकार की, किस कथन की आलोचना होती है? अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टंकन आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रकृति की ओर संकेत करता है। मैंने आपको क्या बताया था भैया आलोचना में? ये जो सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि, ये रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, रटने पर ज्यादा जोर देता है ना। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास कराता है और रटने की प्रवृत्ति पर यह जोर देता है। तो तीसरा चौथा विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपके 20 प्रश्न थे और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं थॉर्नडाइक से संबंधित। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ना। थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।